हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, इसके पहले सर ने आपको एक सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन किया होगा, जो आपका सिलेबस पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन जो आपका जो नया सिलेबस आया इस समय सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा जो बाकी सेमेस्टर है, क्योंकि अब तो 4 साल का बीएससी मतलब ग्रेजुएशन आपका हो गया, तो इसमें जो 4 साल के ग्रेजुएशन है उसमें आपके जो थर्ड सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर तक जो है वो आपके क्या है, वो कॉमन है। जो पहले थे वैसे ही सेम सारे सिलेबस है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो चौथा जो ईयर है आपका, उसी में ही न्यू टॉपिक कुछ ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अभी आपका फर्स्ट ईयर होगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर पहली बार आप होंगे जिसमें सिलेबस का कुछ चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो टोटल सिलेबस है, मतलब जितना आप अभी इसके पहले जो थर्ड ईयर वाले बच्चे पढ़ते थे, सेम वैसे ही इसमें भी अभी वही सेम टॉपिक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, सेम वही चीज़ पढ़ना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्टोकार्पस। तो हम इक्टोकार्पस के बारे में जानेंगे कि उसका थैलस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सिस्टमेटिक पोजिशन क्या होता है। तो पूरा इसका जो भी मेन पॉइंट है आज हम उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं पहले इक्टोकार्पस का क्या सिस्टमेटिक पोजीशन, क्योंकि आपको पता है किसी भी मेंबर को पढ़ने से पहले हम उसका सिस्टमेटिक पोजीशन जरूर जानेंगे कि उसको किस जगह, कहाँ पे, किस क्लास में, किस ऑर्डर में, किस फैमिली में रखा गया है। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले अगर किंगडम की बात करें तो किस किंगडम में? प्लांटी में। प्लांटी भी लिख सकते हैं, एल्गी भी लिख सकते हैं। डिवीजन की बात करें तो फियोफाइसी, ऑर्डर इक्टोकार्पेल्स है, फैमिली इक्टोकार्पेसी और जीनस इक्टोकार्पस। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो फैमिली होता है वो हमेशा जो भी लास्ट में आपका नाम होगा उस नाम के आगे यहाँ पर लग जाता है एसी शब्द। क्या लगेगा? एसी। हमेशा याद रखिएगा, फैमिली में उसका ये सफिक्स है ए सी ई ए ई, ये इतना आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे ऑर्डर में आपको एल्स ALES ये जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सिस्टमेटिक पोजीशन। तो जब आप इक्टोकार्पस को देखेंगे तो ये इसी तरह से दिखाई देगा। ये भी एक सी एल्गा है, सी में ही पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं इक्टोकार्पस का हैबिट एंड हैबिटेट, मतलब इक्टोकार्पस का वास स्थान क्या है, ठीक है, मतलब कहाँ पर पाया जाता है। तो जो इक्टोकार्पस है वो कैसा होता है? मेराइन होता है। मेराइन आप समझते हैं कि मतलब ये समुद्र में ही पाया जाएगा। फिलामेंटस होता है, ब्राउन एल्गा, क्योंकि ये भी किसका मेंबर है? फियोफाइसी का। और आपको पता है फियोफाइसी का मतलब यहाँ पर आपको फ्यूकोजैंथिन जो पिगमेंट है वही डोमिनेंट पिगमेंट होता है। इसीलिए ये जितने भी फियोफाइसी के मेंबर हैं उन सभी एल्गी का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का ब्राउन एल्गा है। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? मेराइन होता है, फिलामेंटस और ब्राउन कलर का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट पिगमेंट क्या है? फ्यूकोजैंथिन। और भी सारे पिगमेंट है लेकिन यहाँ पे मेन डोमिनेंट वही है फ्यूकोजैंथिन, जो ब्राउन कलर शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंड अटैच टू रॉक्स, पेबल्स, शेल्स और अदर सीवीड्स इन कोल्ड मेराइन वाटर। अब देखिए ये कहाँ पाया जाएगा? कोल्ड मेराइन वाटर में। मेराइन वाटर में तो पाया जाएगा, लेकिन वहाँ का पानी कैसा होगा? बहुत ही ठंडा होगा। ये वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और ये किससे अटैच होंगे? या तो किसी रॉक से, या तो किसी पेबल से, या सेल से, या फिर किसी अदर सीवीड। सीवीड समझ रहे हैं ना, मतलब कोई भी अलग जो भी समुद्री खरपतवार वहाँ पे होंगे ये उससे अटैच होकर पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? इक्टोकार्पस। About 16 species of this genus have been reported from India। क्योंकि देखिए हमको मान लीजिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चाहे याद हो ना हो, पर हमको अपने इंडिया का तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कितना स्पीसीज इसका प्रेजेंट है। तो कितना स्पीसीज? लगभग 16 स्पीसीज हमारे इंडिया के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। और उसमें कुछ स्पीसीज का यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एक है इक्टोकार्पस कोनीफेरस। क्या है? इक्टोकार्पस कोनीफेरस।
फिर है इक्टोकार्पस इंडिकस और इक्टोकार्पस अरेबिकस। ठीक है, और भी हैं, लेकिन अब 16 स्पीसीज क्यों याद करेंगे, कम से कम कुछ तो याद ही करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ स्पीसीज के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें आपका इक्टोकार्पस कोनिफेरस है, इक्टोकार्पस इंडिकस है, इक्टोकार्पस अरेबिकस है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हमेशा ये जो स्पीसीज होता है वो आई से, मतलब यहाँ पे जो है ये स्मॉल लेटर रहेगा। स्पीसीज का पहला जो वर्ड है, पहला जो लेटर है वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा। यहाँ पर भी अरेबिकस में भी ये स्मॉल ए रहेगा, क्योंकि ये आप पढ़े होंगे कैरोलस लीनियस के बारे में, तो जो जिन्होंने क्या दिया था, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर पद्धति। ठीक है, तो वो उनके अकॉर्डिंग यही है, जीनस हमेशा हम कैपिटल से लिखते हैं और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और इसमें अगर रिटन वर्ड में रहेगा तो हम इसके आगे अंडरलाइन कर देंगे, या तो लैटिन वर्ड में इसको लिखना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हैबिट एंड हैबिटेट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट मे बी एपिफिटिक, क्या हो सकते हैं, एपिफिटिक। अब एपिफिटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी एल्गी अगर दूसरे एल्गी के प्लांट पे या किसी अदर प्लांट पे अगर वो पैरासाइट है, मतलब कोई एक प्लांट दूसरे प्लांट पे पैरासाइट है, तो उसको बोलते हैं एपिफिटिक। क्योंकि फिटिक टर्म का मतलब क्या होता है, प्लांट। फिटिक किससे रिलेटेड है, कोई भी प्लांट, और ईपी मतलब उसके ऊपर, मतलब ऑन। ठीक है, तो ये किस पे पैरासाइट होंगे, दूसरे एल्गी पे या प्लांट पे। तो ये कैसे होते हैं, इट में भी एपिफिटिक होंगे। और फ्री फ्लोटिंग, या तो तैरते हुए पाए जाएंगे, और मोस्टली लिथोफिटिक। मोस्टली कैसे होते हैं, ये लिथोफिटिक होते हैं। लिथोफिटिक का मतलब क्या हो जाएगा, ये किसी भी मतलब चट्टान वट्टान के ऊपर भी ये क्या होते हैं, उस पे भी पाए जाते हैं। इक्टोकार्पस कोनिफेरस एंड इक्टोकार्पस ब्रेविआर्टिक्यूलेटस, क्या है, ब्रेविआर्टिक्यूलेटस आर एपिफिटिक ऑन फ्यूकस एंड लैमिनेरिया। अब देखिए फ्यूकस एंड लैमिनेरिया ये भी आपके फियोफाइसी के ही मेंबर है। ठीक है, तो ये दूसरे मतलब दूसरे ब्राउन एल्गा हैं। इस ब्राउन एल्गा पे कौन एल्गी, जो आपका इक्टोकार्पस है वो पैरासाइट है, इसके ऊपर अपना सर्वाइव ही अपने आप को करता है। फिर इक्टोकार्पस फैसिक्युलेटस इज इपीजोइक, ये कैसे होते हैं, इपीजोइक। अब इपीजोइक का क्या मतलब है, जैसे एपिफिटिक आपने जाना कि पौधों के ऊपर मतलब दूसरे एल्गी के ऊपर पैरासाइट है, इपीजोइक का मतलब है जंतुओं के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो जोइक टर्म आता है वो किसी एनिमल्स के लिए आता है, किसके लिए आएगा, किसी एनिमल्स के लिए। ईपी मतलब समझ ही रहे हैं कि उसके ऊपर ऑन। ठीक है, अपॉन लिख सकते हैं, ऑन लिख सकते हैं। तो जो आपका इक्टोकार्पस फैसिक्युलेटस है वो क्या है, किस पे पैरासाइट है, किसी दूसरे एनिमल पर। तो ग्रो ऑन फिन्स ऑफ फिशेस, जो मछलियां होती हैं उनके पंख के ऊपर, किसके ऊपर, जो मछलियां होती हैं उनके फिन्स, जो फिन्स पाए जाते हैं उसी के ऊपर ये पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है, इक्टोकार्पस फैसिक्युलेटस। इक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस, इक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस इज एंडोफिटिक स्पीसीज। अब देखिए आपने जाना एपिफिटिक, फिर आपने जाना इपीजोइक, फिर अब यहाँ पे एक दिया हुआ है क्या टर्म आपका, एंडोफिटिक। तो कौन एंडोफिटिक है, डर्मोनिमेटस। तो जो डर्मोनिमेटस है वो एंडोफिटिक स्पीसीज है। एंडोफिटिक मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे एपिफिटिक का मतलब होता था कि प्लांट के ऊपर मतलब एल्गी के ऊपर, यहाँ पर उसके अंदर, एंडो का मतलब होगा कि जब उस प्लांट के अंदर पाया जाए, एल्गी के अंदर अगर पैरासाइट हो तो उस टर्म को बोलते हैं एंडोफिटिक स्पीसीज। तो कौन एंडोफिटिक है यहाँ पर, जो आपका डर्मोनिमेटस स्पीसीज है। अब हम जानेंगे थैलस स्ट्रक्चर, कि आप जब थैलस देखेंगे तो कैसा ये दिखता है, मतलब बाहर से देखने में ये कैसा लगता है। तो थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्राइकस होते हैं। हेट्रोट्राइकस मतलब समझते हैं, हेट्रोट्राइकस का मतलब होता है यहाँ पर दो तरह के ब्रांच एराइज होंगे। एक आपका निकलता है इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधे ऊपर की तरफ, और दूसरा होता है प्रोस्ट्रेट मतलब नीचे की तरफ जो ब्रांच एराइज होंगे उसको बोलेंगे प्रोस्ट्रेट। तो यहाँ पर देखिए हेट्रोट्राइकस होते हैं। हेट्रोट्राइकस मतलब क्या, दो तरह के यहाँ पे ब्रांच एराइज होंगे। कौन कौन से, एक होगा प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट मतलब जो बेसल, जो ये नीचे की तरफ ये सब जितने भी आपको ये जो ब्रांच दिखाई दे रहे हैं ये क्या है,
ये प्रोस्टेट ब्रांच है, ठीक है। और इसके ऊपर ये सब ऊपर की तरफ जो दिख रहे हैं ये क्या है, इरेक्ट है, ठीक है। एंड इरेक्ट सिस्टम, दो सिस्टम में ये डिवाइड होते हैं, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट। मतलब एक ऊपर की तरफ एक सीधे सीधे निकलते जाता है और एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पर दो तरह के ब्रांच राइज हो रहे हैं, इसीलिए इसके थैलस को हम क्या बोलते हैं, कैसे होते हैं, हेट्रोट्राइकस। अब देखते हैं प्रोस्टेट सिस्टम क्या है। प्रोस्टेट सिस्टम तो ये क्या है, क्रीपिंग ब्रांच्ड एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ये क्या होते हैं, क्रीपिंग ब्रांच होते हैं। क्रीपिंग मतलब समझते हैं, जैसे आपने दूब ग्रास देखा होगा, क्या होगा, जब दूब ग्रास को देखेंगे तो उनका जो नीचे वाला पोर्शन हो क्या है, पूरा वो रेंगते हुए, जैसे लगता है रेंगते हुए पूरे जमीन में फैल गए हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी जो नीचे वाला इनका ये जो प्रोस्टेट वाला रीजन है वो नीचे की तरफ ऐसे रेंगते हुए पूरे जमीन पर फैल जाते हैं और किसी सबस्ट्रेटम से ये अटैच रहते हैं, मतलब ये किसी से जुड़े रहते हैं। लेकिन अब इरेक्ट की बात करें, वो किसी सबस्ट्रेटम से नहीं जुड़े रहते, वो इसी प्रोस्टेट से ही वो अटैच होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोस्टेट सिस्टम का। मोर डेवलप्ड इन अटैच्ड स्पीसीज देन फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज। मतलब ये क्या होंगे, सबसे ज्यादा कौन डेवलप होता है, जो अटैच होगा किसी स्पीसीज से, और जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं वो कम डेवलप होते हैं। मतलब जो अटैच होंगे तो वो वाले प्रोस्टेट ब्रांच ज़्यादा डेवलप होंगे, अगर वो फ्री फ्लोटिंग है तो वो कम डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब जानते हैं दूसरा सिस्टम इसका, जो है इरेक्ट सिस्टम। तो इरेक्ट सिस्टम कैसा होता है, ये इरेगुलर होता है, ब्रांच्ड फिलामेंटस सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मोर और लेस स्ट्रेट, शो सेल द थिकनिंग। अब ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिए, ये रहा, ये सब क्या है, ये सब इरेक्ट है, ये सब इरेक्ट सिस्टम है, मतलब इरेक्ट ब्रांच है। तो इसमें जो इरेक्ट ब्रांच है वो कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं। मतलब देखिए, कोई इधर से निकल रहा है, कोई ऐसे निकल रहा है, कोई ऐसे निकल रहा है, कोई इधर से, कोई एकदम सीधा निकल रहा है। तो इरेगुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। देखिए इसमें ये एक ही रो में प्रेजेंट है और इसमें बीच बीच में सेगमेंट भी पाया जा रहा है। तो ये कैसे है, फिलामेंटस है, मतलब फिलामेंट्स प्रेजेंट है। सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कई सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं। एंड मोर और लेस स्ट्रेट, मतलब या तो ज्यादा या तो कम सीधा ये होते हैं। और क्या शो करते हैं, शो सेल थिकनिंग, ये सेल की थिकनिंग को बताते हैं। समटाइम पॉलीसाइफनस ड्यू टू वर्टिकल डिवीजन, ये कभी कभी पॉलीसाइफनस दिखाई देते हैं। साइफनस मतलब क्या, इनके ऊपर ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो कैसे होंगे, पॉलीसाइफनस कंडीशन दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वर्टिकल डिवीजन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल डिवीजन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइफनस। अब हम जानते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी तो आपने थैलस का स्ट्रक्चर जाना कैसा होता है, बाहर से देखने में आपने देखा कि वो दो सिस्टम में बटा हुआ है, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम में। अब हम जानेंगे कि इसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब इंटरनल की बात बना कैसे होता है ये। तो जो सेल वॉल होता है 2 लेयर, कितने लेयर का बना होता है, 2 लेयर का। जो आउटर लेयर है तो आउटर पेक्टिक एंड इनर सेलुलोज लेयर। तो जब इसका आप इस एक्टोकार्पस का जब आप टीएस सेक्शन करेंगे इस प्रकार, तो जब उसका टीएस सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे 2 लेयर दिखाई देगा। जो आउटर वाला लेयर है वो किसका बना होता है, पेक्टिक की या पेक्टिन लिख सकते हैं। और जो आपका इनर लेयर है ये वाला, ये अंदर वाला, वो बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का। इसमें प्लास्टिड कैसे होते हैं, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो लवक कैसे होते हैं, वो रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विथ पैरेनॉइड, मतलब इसमें भी रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इसमें जो आपका पैरेनॉइड है वो भी प्रेजेंट होता है। अब पैरेनॉइड क्या है आप जान रहे हैं, पैरेनॉइड क्या है, प्रोटीन सराउंडेड बाई स्टार्च, मतलब ऐसा प्रोटीन जो स्टार्च से सराउंड हो उसको बोलते हैं पैरेनॉइड।
नॉइड। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो इसका रिजर्व फूड मटेरियल कैसा होगा, तो लेमिनेरिन होगा एंड मैनिटॉल होगा। जैसे अभी आपने सार्गासम में देखा, सेम वैसे भी इसमें भी पाए जाएंगे, क्योंकि सार्गासम भी क्या है, फियोफाइसी का ही मेंबर है, मतलब वो भी ब्राउन एल्गा है, ये भी ब्राउन एल्गा है, इसलिए उन लोगों का पिगमेंट जो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, सेम होगा, पिगमेंट्स भी सेम होंगे। तो क्या क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। देखिए इसमें आपको क्लोरोफिल बी नहीं दिखाई देगा, क्लोरोफिल बी कहाँ आपको दिखाई दे रहा था, ग्रीन एल्गी में, लेकिन यहाँ पे अब इसके बाद किसी भी एल्गी में आपको क्लोरोफिल बी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, सी प्रेजेंट होगा, बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजैंथीन। अब यही जो फ्यूकोजैंथीन है यही होता है डोमिनेंट कलर, मतलब यही प्रदर्शित होगा, तो यही डोमिनेंट है, इसीलिए इस एल्गी का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्राउन कलर, क्योंकि जो फ्यूकोजैंथीन होते हैं वो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसमें हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक्टोकार्पस रिप्रोड्यूसेस बाय 3 मेथड्स, मतलब यहाँ पर बात करें एक्टोकार्पस के रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर 3 मेथड से होते हैं। कौन कौन से, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, और आज हम जानेंगे किसके बारे में, सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अभी हम जानते हैं एक्टोकार्पस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है। तो आई होप आपको याद समझ में आ रहा होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के ही द्वारा होता है। ठीक है, तो अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ पे जब फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा तो क्या होगा, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू फिलामेंट्स। कैसे होगा, तो जैसे मान लीजिए ये सार्गासम की प्रोस्टेट ब्रांचेस हो गई, ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी ये इरेक्ट ब्रांच हो गए इस तरह से, ठीक है, ये इरेक्ट ब्रांच हो गए सब। तो यहाँ पर कोई भी पोर्शन, मतलब मान लीजिए यहाँ से चाहे कट हो जाए, चाहे यहाँ से कोई भी पार्ट कट जाएगा, तो प्रत्येक जितने भी फिलामेंट है, मतलब प्रत्येक जो सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब जितने भी टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो किसमें डिवाइड हो जाएंगे, फिर से एक नया एक्टोकार्पस का थैलस बना लेंगे। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो मैंने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन भी इसका बता दिया। उसके बाद से यहाँ पे हैबिट एंड हैबिटेट हम जान लिए क्या है, और इसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है देखने में। उसके बाद फिर हम जाने सेल स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के भी बारे में। मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है यहाँ पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।